हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले भाई उम्र देख लेते हैं, किसकी कितनी उम्र है। यूनिवर्स की कितनी 20। देखो अब यहां पर ये चीज देख लो, BYA यानी बिलियन ईयर्स एगो, MYA यानी मिलियंस ईयर एगो। तो ये यूनिवर्स की एज है, अर्थ की एज 4.5, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियंस ईयर एगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 MYA, इनवर्टिब्रेट फॉर्म 500 MYA, जॉलेस फिश कब आई थी 350 MYA, सी वीड्स 320 MYA। पूरा एनसीईआरटी का ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। फिश लाइक रेप्टाइल 200 MYA, डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड 65 MYA, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस कब आए थे 15 MYA। और ये पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक ऐसे ही यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई है अपने साइंटिस्ट के साथ कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने, हॉट डाइल्यूट सूप हेल्डेन, जर्म थ्योरी पास्चर, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्राइज, प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन थॉमस माल्थस, प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी चार्ल्स लेल, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात किसने की थी, लेमार्क ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखो बिग बैंग क्या है, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया, यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर डिक्रीज कम हो गया और इससे कौन सी बनी, अपनी H2 और हीलियम बनी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये मोल्टन मास है, मोल्टन मास है ये लाल कलर का जो अर्थ को कवर कर रहा है। इस मोल्टन मास से क्या क्या निकला, वाटर वेपर निकले, मीथेन, CO2, अमोनिया, ये सब निकली। ठीक है, अब वाटर वेपर के ऊपर यूवी लाइट ने स्ट्राइक किया तो ये वाटर वेपर क्या है, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होके जो लाइटर, जो H2 हाइड्रोजन थी, लाइटर थी, वो एस्केप कर दी, हल्की थी। ठीक है, और किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, और ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करके ये सब बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करके ये सब बना देगा। ठीक है, अब ऐसा ही सेम चीजें जो यहां पर चीजें हो रही है ना, यही सेम चीजें लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट में किसने, मिलर्स एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं कि सेम ही चीजें हुई एक्सपेरिमेंट में। किस किस का यूज हो रहा है, वही अपनी मीथेन, H2, अमोनिया, वाटर, वही सब चीजें हैं। और टेम्परेचर याद रखना, कितना टेम्परेचर था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। और क्या ऑब्जर्व किया, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की। मतलब हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बात मैं बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा है ना इस तरीके से है कि कहीं भी कुछ भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि कहीं भी कुछ भी टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे ही चलता है यार इस चैप्टर में। ठीक है, देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये किसने प्रपोज किया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने प्रपोज किया था। कैसे, देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट मतलब मान लीजिए मैमल्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाथी है, घोड़ा है, गाय, भैंस, बकरी है। ठीक है, तो उनका एम्ब्रियो जब देखोगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी पाई जाएंगी, क्योंकि मैमल्स है ना, तो एम्ब्रियो में सिमिलैरिटी पाई जाएंगी। बट जैसे जैसे वो बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, वो अलग अलग बन जाएंगे, है ना। तो वो बात यहाँ पे की गई है। ये डिसअप्रूव कर दिया था किसने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अब ये शब्द है ना, इसको कैसे बोलते हैं मेरे को समझ ही नहीं आता है। अर्नेस्ट बोलूं, अर्नस्ट बोलूं, तो जीभ मेरी गड़बड़ा जाती है वहां पे। ठीक है, कोई नहीं, अब समझ गए ना क्या है, देख के समझ में आ गया। ठीक है, अल्फ्रेड वेलेस ने कहां पर काम किया था, ये जगह की बात हो रही है, कौन से आइलैंड पे काम किया था, है ना। दो ही साइंटिस्ट का नाम आएगा जो आइलैंड के साथ आएगा कि अल्फ्रेड वेलेस ने कहां काम किया था, फिर से वही अंग्रेजी की दिक्कत, मलाई बोलूं, मले आर्पिलेगो, अब मले आर्पिलेगो पे काम किया था। डार्विन ने कहा काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। इनके एग्जांपल याद करने की ट्रिक भाई आप यूट्यूब पे लिखना, होमोलोगस एनालोगस ट्रिक बाय केवी एजुकेशन, बहुत सॉलिड ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको इनके एग्जांपल याद आ जाएंगे, है ना। होते क्या है वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखो होमोलोगस क्या होते हैं कि ओरिजिन उनका सेम है बट फंक्शन उनका, है ना, सिमिलर भी हो सकता है बट डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है कि यहां से निकले और फंक्शन करने ऐसे ऐसे अलग हो गए। तो देखने से लग रहा है कि ये डाइवर्जेंट कंडीशन है। डाइवर्जेंट क्या है,
एक कॉमन ओरिजिन से निकले और फिर से अलग हो गए, ठीक है। और कन्वर्जेंट कैसी होती है कि ऐसे ऐसे आए, बाहर से आए और बाद में कॉमन हो गए। तो ये एनालोगस ऑर्गन है कि ओरिजिन डिफरेंट है, सिमिलर रिफ्लेक्शन, और वो देख लिया कि कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कहां से? इंग्लैंड से। देखो इंग्लैंड में क्या था, 1850 के अराउंड पोल्यूशन नहीं था क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 1920 के अराउंड वहां पर इंडस्ट्रीज आ गई तो बहुत सारा पोल्यूशन भी आ गया। अब पोल्यूशन से हुआ क्या, देखो जो पेड़ की छाल थी ना कुछ ऐसी व्हाइट 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 है ना, बिल्कुल लाइट कलर की थी, ठीक है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता गया, पोल्यूशन इन पे जमता गया, ये डार्क कलर की हो गई, ठीक है। तो पहले अनपोल्यूटेड एरिया में क्या होता था कि इसके ऊपर मोथ बैठे हैं, तो यहां पर जाहिर सी बात है ये भी व्हाइटिश है, ये भी व्हाइटिश है, तो ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, डार्क वाला साफ दिखाई देगा और इसको खा जाएगा, है ना, जो भी शिकार करने आएगा इसको खा जाएगा। पर यहां पे हुआ क्या, ये डार्क कलर का हो गया तो डार्क वाला कम दिखेगा, व्हाइट वाला बिल्कुल ही अलग से दिखेगा डार्क पे, तो इसको ज्यादा खाया जाएगा, है ना। वही बातें लिखी गई हैं। तो 1850 के अराउंड व्हाइट मोर ज्यादा थे और 1920 में डार्क वाले ज्यादा हो गए, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर नाम में ही आ रहा है रेडिएशन, मतलब रेडिएट हो रहा है। देखो यहां पर मान लेते हैं ये पूरा एक सिंगल एरिया था, ठीक है, ये पूरा एक एरिया था। अब हुआ क्या, या तो कुछ ऐसा हो गया कि यहां पर एरिया में डिवीजन आ गई, है ना, कुछ ऐसा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि डिवीजन आ गई, या फिर ऐसा हुआ कि यहां पर भाई यहां का एनवायरमेंट अलग हो गया, इस जगह का एनवायरमेंट अलग हो गया, इस जगह का अलग हो गया, इस जगह का अलग हो गया। तो डिफरेंट एनवायरमेंट की वजह से, डिफरेंट एक्सपोजर की वजह से, डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा कि यहां की स्पीशी अलग बन गई, है ना। पहले कॉमन एरिया में थी ना, यहां की अलग बन गई, ये अलग बन गई, ये अलग बन गई, ये अलग बन गई, इस तरीके से, है ना। तो बीच में से अगर देखें तो हो रहा है, देखना ये रेडिएट कर रहा है, इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, जिसके एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ठीक है। अब एक आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एक जगह पर, ठीक है, एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में मोर देन वन, एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिसके एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल। देखो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ये प्लेसेंटल मैमल। मोल मार्सुपियल मोल, एंटीएटर नुम्बेट एंटीएटर। देखो ये नाम में कुछ नहीं है, बात ये है कि अगर आपके एग्जाम में ये डायग्राम आ जाए, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये डायग्राम आ जाए तो आपको पहचानने आने चाहिए। नाम तो आपसे नीट में पूछेंगे नहीं, हाँ भाई इसका नाम बता दो, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है कि ये एंटीएटर था तो इसके ऑपोजिट प्लेसेंटल मैमल में क्या था, ये लेमर था तो इसके ऑपोजिट इसमें क्या था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बॉबकैट थी तो इसके ऑपोजिट क्या था, ये क्वेश्चन और एक अपना डायग्राम वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेमार्क की बात कर रहे हैं। लेमार्क ने बोला था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस तरीके की बातें की थी। ये किस तरीके की बातें हैं, मान लेते हैं कोई बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है या फिर सचिन तेंदुलकर है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो लेमार्क ने बोला अगर कोई बॉडी बिल्डर बन जाता है तो उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर ही उसमें आएंगे, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है तो लेमार्क ने बोला उसके बच्चे के अंदर भी वो, है ना, जेनेटिक्स इस टाइप का आएगा, वो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। देखो ये चीजें मैंने इसलिए ऐसे लिखी हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये पेपर में ऐसे के ऐसे आ जाएंगी उठ के, है ना, कहीं भी आ जाएंगी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगी, असर्शन रीजन में आ जाएंगी, है ना, एमसीक्यू बन जाएगा, है ना, वो डायरेक्ट वाला। तो ये एनसीईआरटी की चीजें डायरेक्ट ऐसे की ऐसे फिट होनी दिमाग में जरूरी है। टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब यहां पर दो साइंटिस्ट हैं, एक डार्विन है, एक ह्यूगो डी व्राइस है, दोनों कुछ अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। डार्विन भाई साहब थोड़ा धीरे धीरे चलना चाहते हैं, ह्यूगो डी व्राइस एक बार में ही सिस्टम उखाड़ना चाहते हैं। ये इस तरीके से याद रखना है इसको। धीरे धीरे कैसे, डार्विन ने बोला जब कोई नई स्पीशी बनती है ना तो धीरे धीरे वेरिएशन आती है, छोटी छोटी वेरिएशन आती है, धीरे धीरे आती है, छोटी वेरिएशन है और वो डायरेक्शनल है, मतलब एक हिसाब से काम चल रहा है कि माइनर भी है, स्मॉल है, डायरेक्शनल है, स्लो चेंजेस हैं। उधर ह्यूगो डी व्राइस ने बिल्कुल इसके ऑपोजिट बोला कि ये म्यूटेशन से होता है, इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो नई स्पीशी बनती है म्यूटेशन से होती है और ये रैंडम है और ये डायरेक्शनलेस है, मतलब लार्ज, है ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इसके लिए वर्ड क्या यूज किया, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की एक बार में ही बड़ी चोट मार दी गई, ठीक है। ये स्लो स्लो, धीरे धीरे और डायरेक्शनल
सिंपल है और ये डायरेक्शन लेस है, रैंडम है, लार्ज है, सिंगल स्टेप है, जिसको सॉल्टेशन वर्ड बोला गया है, ह्यूगो डी राइस। ठीक है, नेक्स्ट हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्वेश्चन कहां से बनेगा मैं आपको बता देता हूं। इस इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम इससे बनता है अपना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्या है, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। पी स्क्वायर क्या हो गया अपने होमोजाइगस डोमिनेंट हो गई, ये होमोजाइगस रिसेसिव है ना, पी दोनों सेम है तो होमोजाइगस, ये क्यू दोनों सेम है तो होमोजाइगस, ये प्यू दोनों अलग हो गए तो हेटेरोजाइगस हो गए। ठीक है, और कहां से क्वेश्चन बनेगा, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इस पे स्टार लगा लो, 20-30 स्टार लगा लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से बताओ कौन सा फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करेगा, या फिर कौन सा फैक्टर है, इस तरीके से पूछ लेंगे कि आपको 8-9 चीजें दे देंगे, उनमें से बताओ कौन सा है, उसमें से 5 सेलेक्ट करो, इस तरीके का। जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये भाई थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पढ़ लेना है ना, इस पे क्वेश्चन बनना तो वही है, फिर ये इक्वेशन से बनेगा, ये इससे बनेगा, यही मैक्सिमम क्वेश्चन इससे अब बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं फाउंडर इफेक्ट। देखो इसको ऐसे थोड़ा समझा करो, फाउंडर इफेक्ट मतलब कुछ तो फाउंड हुआ है, मिला है, और इस चैप्टर में क्या फाउंड हो सकता है, स्पीशी ही तो फाउंड हो सकती है ना, तो वही है फाउंडर इफेक्ट, कि पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से चेंज आ गया, इतना डिफरेंस आ गया कि नई स्पीशी ही बन गई, है ना, ये है फाउंडर इफेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट रेट। देखो यहां पर देखो, इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है, देखो पीक कहां पे आ रही है, ये यहां पर पीक आ रही है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन यहां फिनोटाइप्स को फेवर कर रहा है, मीडियम साइज इंडिविजुअल को। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे चेंजेस उसी हिसाब से नाम हो जाएंगे। जैसे स्टेबलाइजिंग है कि पीक जो है वो हाइयर होगी, नैरोवर होगी। देखो इंडिविजुअल का नंबर तो फिक्स है ना, तो अगर पीक को आपको और ऊंचा करना है तो यहां से नैरो होता जाएगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिविजुअल तो उतना ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शनल, की एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, नाम से पता लग रहा है डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में पीक जो है वो शिफ्ट हो गई है, देखो उधर को। ठीक है, नेक्स्ट है डिसरप्टिव। देखो डिसरप्टिव का मतलब ही होता है तबाह करना, ऐसे याद रखना, डिसरप्टिव मतलब तबाह करना, मतलब भाई पीक जो है ऐसे तबाह हो गई है, तो यहां से तबाह हो गई है तो जाहिर सी बात है साइडों में ऐसे 2 पीक बन जाएंगी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो इसकी मैं ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि यार सबने अपनी ट्रिक इसकी बनाई होती है, सबको पता होती है। ठीक है, इसकी ट्रिक सबको पता होती है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में क्या क्या, जावा, पैकिंग, हेडेलबर्ग, और होमो सेपियंस में क्या है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन। और ये इनकी भाई ब्रेन कैपेसिटी लिखी गई है, किसकी कितनी सीसी है। ठीक है, मेनली सीसी में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मॉडर्न मैन की पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, क्रो-मैग्नन की, इसकी मेनली पता होनी ही चाहिए। अब देखो यहां पर कुछ एनसीईआरटी की लाइंस है, जैसे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बारे में लिखी गई है कि वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। और कुछ बातें हैं, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। एस्ट्रोलोपिथेकस क्या है, ये स्टोन से हंटिंग करते थे, शिकार करते थे पत्थर से। होमो हैबिलिस क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, है ना, पहले इंसानों जैसे कौन थे, होमो हैबिलिस। निएंडरथल क्या थे, बरीड दियर डेड, मतलब अपने मुर्दे को वो गाड़ने लग गए थे, इतना दिमाग आने लग गया था। नेक्स्ट देखो स्कल कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो ये मॉडर्न मैन का, आधुनिक मानव का स्कल है, ठीक है, और ये बेबी चिंपैंजी है और ये अडल्ट चिंपैंजी है। ठीक है, तो खास बात यहां पे क्या है, देखो ये चिंपैंजी है, ये चिंपैंजी है और ये ह्यूमन बीइंग है, तो होना क्या चाहिए था, चिंपैंजी के बच्चे का स्कल अपने अडल्ट चिंपैंजी से मिलना चाहिए था, बट इसका स्कल जो है इससे ज्यादा मैच खाता है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के स्कल से बेबी का इससे ज्यादा मैच खाता है, ये खास बात है। देखो सबसे पहले याद करने इरा कौन से दिए हुए। देखो इरा कुछ भी नहीं है, इरा सिंपली टाइम है, इरा सिंपली टाइम है, मतलब ये सबसे पुराना टाइम है, ये उसके बाद का टाइम है, ये सबसे नया टाइम है। क्लियर है, पैलेजोइक इरा सबसे पुराना, फिर उसके बाद मेसोजोइक इरा, फिर सीनोजोइक इरा। अब इनको याद कैसे करना है, देखो मैक्सिमम मैं इस वीडियो में ट्रिक्स कम नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम लॉजिक्स पे ही चलेंगे। याद कैसे करना है, देखो मीजो का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी बीच में, तो ये मीजो तो ऑलरेडी इनके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, और पी फॉर पुराना, पी फॉर पैलेजोइक, P4 पुराना, P4 पैलाजोइक, मतलब पैलाजोइक इरा सबसे पुराना है, तो ये सबसे पुराना, ये मीजो बीच में, सीनोजोइक ऑटोमेटिकली हो जाएगा सबसे आगे, सबसे एडवांस टाइम। क्लियर है ये बात। अब देखो इरा के बाद पीरियड्स को कैसे याद करें, कि कौन से इरा में कौन से पीरियड है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर ट्रिक बनाओगे तो इनको थोड़ा लॉजिकल तरीके से याद करते हैं। देखो
पैलेजोइक इरा में सारे वो हैं जिसमें IAN आ रहा है, IAN, EN बोल लो या IAN बोलो। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइल्यूरियन। अब आप बोलोगे कार्बोनिफेरस में IAN नहीं है, तो इसमें भी देखो अगर आप ध्यान से IN ये रहा और A ये रहा, तो IAN वाले डाल दो पैलेजोइक में, ठीक है। थोड़ा लॉजिक पे चलते हैं। और अब मीजोजोइक में देखो ऐसे याद करना है इसको, मीजोजोइक में बीच में है जुरासिक, तो जुरासिक के साथ में ही आएगा ट्राइसिक और एक है क्रिटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकी ट्रिक मत बनाना, कोशिश करना ऐसे लॉजिकल ही याद हो जाए। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और इधर इसको कैसे याद करें, देखो सीनोजोइक, सीन है कोई 3-4 घंटे का, कोई मूवी में कोई 3-4 घंटे का सीन है कोई 3-4 घंटे का। 3 मतलब टर्शरी और 4 मतलब क्वाटरनरी, ठीक है, क्लियर है। अब याद करते हैं हम कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब उनकी गोल्डन एज आई, फिर करेंगे हम कौन से एनिमल, है ना, एनिमल और प्लांट। पहले देखते हैं हम प्लांट्स के बारे में कि कब कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए, कब किसकी गोल्डन एज आई, ठीक है। देखो प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले एल्गी है, तो एल्गी इससे पहले ही ओरिजिनेट हो चुके थे, तो एल्गी की यहां पे हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे पास कौन से बचे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब क्या करो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो को एक साथ रखो और एंजियो को अलग कर दो। मतलब यहां पे पैलेजोइक में ओरिजिनेट हुए कौन से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्लियर है। यहां पे ये ओरिजिनेट हुए तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि इसमें ये पैदा हुए तो इनकी मतलब ये अपनी जवानी में राज करेंगे, यहां पे पैदा हुए तो यहां पे जवान हुए तो यहां पे ये राज करेंगे, मतलब इनकी गोल्डन एज आई मीजोजोइक में। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की एज आई मीजोजोइक में, और यहां पे इनकी एज आई और इनके बाद ओरिजिनेट कौन से हुए, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यहां पे पैदा हुए मतलब यहां पे जवान हुए, तो सीनोजोइक में अब एंजियोस्पर्म की एज है, ठीक है, क्लियर है ना। ओरिजिन एज और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो को साथ में रखना है और एंजियो को अलग कर देना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और अब प्लांट्स के बाद हम करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। देखो हम जब एनिमल किंगडम चैप्टर में क्लासेस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, पहले फिश को पढ़ते हैं, फिर एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, और मैमल बर्ड्स लगभग साथ में ही चलते हैं, लगभग माना जाता है कि साथ में ही ओरिजिनेट हुए थे। तो पहले मैमल्स को कर लेना फिर बर्ड्स को, ठीक है, ऐसे करना है। तो बिल्कुल जीरो से चलना है, बिल्कुल साइल्यूरियन से चलना है। देखो यहां पे फिश का जन्म हुआ, फिश के बाद क्या आया, एम्फीबिया, तो इसमें एम्फीबिया का जन्म हुआ। फिर एम्फीबिया के बाद क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल, तो नेक्स्ट वाले में रेप्टाइल का जन्म हुआ। पर्मियन को हम खाली छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट आया ट्राइसिक में मैमल्स का जन्म हुआ। फिर नेक्स्ट है जुरासिक में बर्ड्स का जन्म हुआ। तो पूरा ऐसे लाइन में पूरा याद कर लेंगे, पर्मियन को खाली छोड़ दें। अब बात करते हैं इनके राज की, मतलब गोल्डन एज की। अब देखो फिश यहां पे जन्म लेती है तो यहां पे डिवोनियन में ये जवान होंगी, मतलब गोल्डन एज ऑफ फिश कहां आएगी, डिवोनियन में। एम्फीबिया डिवोनियन में पैदा हुए तो इनकी जवानी आएगी कार्बोनिफेरस में, तो यहां बिल्कुल ये राज करेंगे। अब यहां पे रेप्टाइल में कंफ्यूज मत होना, रेप्टाइल यहां पे मत कर देना। अब यहां पे इसको कैसे याद रखना है, रेप्टाइल को देखो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी में किसका राज है, डायनासोर्स का। और डायनासोर्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। मतलब सीधा सीधा क्लियर सी बात है कि रेप्टाइल्स की जो गोल्डन एज है जुरासिक यानी मीजोजोइक इरा में आएगी। अब रेप्टाइल्स की गोल्डन एज इसमें आ गई, मतलब इन दोनों की यहां पे नहीं हो सकती, तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली सीनोजोइक में खिसकना पड़ेगा। तो बर्ड्स एंड मैमल्स की गोल्डन एज कहां आएगी, सीनोजोइक। और ये तो कॉमन सेंस भी है। अभी देखो मैमल्स यानी ह्यूमंस का राज चल रहा है, तो सीनोजोइक सबसे एडवांस है, तो ह्यूमंस का राज है।